So hello learners, today we are going to do Yorson lemma. So before going to start with your proof of Yorson lemma, first of all, you must know the definition of dyadic function. So dyadic fractions. So yes, so a real number of the form 2m minus 1 upon 2 की power n belongs to closed interval 0 comma 1 where m comma n belongs to set of natural number is called dyadic fractions. कोई भी ऐसा रियल नंबर जो इस फॉर्म का हो, एनी रियल नंबर ऑफ द फॉर्म 2m माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n जो कि बिलोंग करता हो इस सेट को जिसमें m और n जो है वो आपके क्या हो, नेचुरल नंबर हो. तो ऐसा जो भी कलेक्शन आपके पास बनेगा इन नंबर्स के द्वारा, दैट सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज अ डायडिक फ्रैक्शन. ठीक है. द सेट ऑफ एंड दिस इज द नोट दैट यू कीप इन योर माइंड. The set of, wait a minute. So the set of dyadic fractions. Oh, I'm writing the wrong spelling here. Dyadic fractions is a problem with the stylus. Yeah, dense set in closed interval 0, 1. जो सेट ऑफ डायडिक फ्रैक्शन होती है ये हमेशा कैसा सेट होती है, अपना डेंस सेट होती है हमारे पास. मतलब कि जब आप एक डायडिक सेट का क्लोजर लेंगे तो हमेशा वो 0, 0 के बराबर होगा. ठीक है. दैट मीन्स दैट इज कि डी बार जो है दैट इज द क्लोजर ऑफ डायडिक सेट. डी से हम इसको डायडिक को डिनोट करते हैं. दैट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1. So before doing the Yorson lemma, you must know the definition of dyadic fractions. तो कोई भी ऐसा रियल नंबर जो कि इस फॉर्म में हो जिसमें m और n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हो, हम उस सेट को उसको क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, dyadic फ्रैक्शन बोलते हैं. और dyadic फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा एक डेंस सेट होती है. डेंस सेट का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप उसका क्लोजर लेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0, 1 के बराबर आएगा. सो नाउ from the next page we are going to start with the proof of Yorson lemma. So first of all I'm going to write down the statement. So a topological space x comma tau is a normal space
if and only if for all disjoint closed set A and B of X, there exists a continuous function f such that x approaching to close interval 0, 1 such that f of a की वैल्यू जो है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज उसका सेट 0 वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो दैट मीन्स a की जो मर्जी वैल्यू आप पुट करते जाओगे बट यू विल गेट इन रिटर्न यू विल गेट 0 एंड f of b is equal to 1. सो आपकी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो नॉर्मल स्पेस होगी इफ एंड ओनली अगर आपके पास कोई भी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि आपकी वैल्यू जो है उसकी रेंज क्या हो 0, 1 हो, ठीक है। कंडीशन कि अगर आप a को पुट करोगे मतलब वट एवर योर क्लोज सेट ए बी, जब भी आप उसे पुट करोगे वट यू विल गेट इन रिटर्न यू विल गेट 0 एंड व्हेन यू पुट द वैल्यू b सो वट एवर यू गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 1. So we will start with the proof part. So firstly, let for each pair of disjoint closed set A and B, फर्स्टली हम ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं एंड वी विल प्रूव दैट कि इट इज अ नॉर्मल स्पेस, ठीक है। सो फर्स्टली हमने पेयर ले लिया क्योंकि नॉर्मल स्पेस प्रूव करने के लिए व्हाट वी नीड एट द एंड वी नीड कि वहां पे आपके पास क्या हो, दो क्लोज सबसेट्स हो जिनके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास वहां पे दो ओपन सबसेट्स जो हैं वो क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना। सो फॉर लेट सपोज किया हमने कि मान लीजिए हमारे पास दो पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सबसेट जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सेट हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f such that x goes to 0, 1 with the condition कि f of a is equal to 0 and f of b is equal to 1, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट कंसीडर कर लिए, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू दैट सेट हमने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट कि f ऑफ a जो है उसकी वैल्यू 0 और f ऑफ b की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो दैट x comma t is normal space, ओके। अब नॉर्मल स्पेस लेने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि नाउ लेट कि हमने जो फंक्शन लिया है हमारे फंक्शन की रेंज क्या है, ये, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि ये रेंज जो है वो एक सेट रियल नंबर फॉर्म कर सकती है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो ओपन बेस एलिमेंट्स ले रहे हैं आर में से, कि मान लीजिए क्योंकि आर हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमने उसमें से दो ओपन सेट कंसीडर कर लिए, हमारा आर जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी होगा। मैंने अपने आर को ब्रेक कर दिया एक वैल्यू के ऊपर, आप कोई भी वैल्यू पे ब्रेक कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ये इसको हाफ कर रही है सो इस करके आई एम टेकिंग 1/2, बट otherwise it is not mandatory, you can take any value, you can take 1/3, you can take 1/4, any value. 1/2 will be the convenient one because it gives it makes my calculation simpler, so that why I am taking 1/2. otherwise अगर रियल नंबर में हमको पता होना चाहिए कि ओपन सेट कैसे होते हैं,
ठीक है, और हमें अगर वो ओपन सेट 0 और 1 के बीच में लेना है तो इन दैट केस हम कोई भी वैल्यू वहाँ पे ले सकते हैं, चाहे हम 1/2 लें, चाहे हम 1/3 लें, चाहे हम वहाँ पे 1/4 लें। मैंने इस क्वेश्चन में 1/2 यहाँ पे कंसिडर कर लिया, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सो हमने कहा कि नाउ दीज आर द either you can say open set or you can say base elements of R। ठीक है, हमने यहाँ पे दो ओपन सेट कंसिडर कर लिए, क्योंकि जो सेट एलिमेंट्स होते हैं, सेट होते हैं आर में, वो हमेशा ओपन होते हैं। सो वी हैव कंसिडर्ड दिस थिंग। अब हमें पता है कि बेस एलिमेंट आर, अब हमने क्या करना है, बेस एलिमेंट आर को हमने लिंक करना है एक्स से, ठीक है ना। क्योंकि एफ सच दैट एक्स अप्रोचिंग टू क्लोज इंटरवल 0,1 जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एंड वी नो दैट कि इनवर्स इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस सेट क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, अब हमने इसको इस हिसाब से लिंक करना है ताकि जो वैल्यू है वो किस में हो जाए, एक्स में आ जाएगी। ठीक है ना। नाउ अगर हमें अगर हम कोई भी कलेक्शन ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है ना। अब क्योंकि वो आर का क्या हो जाएगी, सबसेट है, तो अगर जब लार्ज स्पेस में से स्मॉल स्पेस लेके आना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल स्पेस के साथ उसकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने दो सेट यहाँ पे कंसिडर कर लिया आर के। अब हमने जो रेंज हमें चाहिए थी वहां पे, हमने उस रेंज के साथ इनके क्या ले लिए, इंटरसेक्शंस ले ली। तो एक सेट हमने कंसिडर करा था -∞, 1/2 से क्लोज इंटरवल 0,1। सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब 0 तो क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है तो इधर से तो ये क्लोज हो जाएगा, बट 1/2 आई एंड आई, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन। ठीक है ना। सो इन दैट केस -∞ 1/2 में, बट वी आर हैविंग, वी हैव 0,1/2। ठीक है, एंड 1/2 इंफिनिटी की जब इंटरसेक्शन ली जाएगी 0,1 से, तो अगेन फ्रॉम द एंड पॉइंट जो वैल्यू है, अब इन दोनों के बीच में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 1/2। 1/2 कैसी है, ओपन है खुद, तो इन दैट केस 1/2 ओपन हो जाएगी। इन्फिनिटी और 1 में से इंटरसेक्शन लेंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 1, और 1 क्या है, इंक्लूडेड है, तो हमने यहाँ से क्या रख दिया, इसे क्लोज रख लिया। ठीक है ना। तो दीज आर द बेस एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0,1। हमने बेस एलिमेंट्स लिए थे आर के, फिर क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू ये स्मॉलर स्पेस उसके एलिमेंट्स चाहिए थे, तो हमने क्या किया, हमने उन एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन ले ली इसके साथ। ठीक है ना। और जो हमने स्पेस भी कंसिडर की थी, हमने उसकी भी इंटरसेक्शन ले ली। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या आ गए हैं, हमारे पास बेस एलिमेंट्स आ गए हैं किसके, 0, क्लोज इंटरवल 0,1 के। ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, अगर ये बेस एलिमेंट्स हैं क्लोज इंटरवल 0,1 के, तो दैट मीन्स कि दीज आर open in closed interval 0,1, and we know that f is a continuous map. So therefore every inverse image of open set is open in close interval 0,1. ठीक है। So since f is continuous, so therefore f inverse this closed interval, close open interval, and this open close interval are open sets in X। ठीक है। अब let U is equal to F inverse
this and V is equal to F inverse. For the sake of convenience हमने इनका नाम रख लिया यहाँ पे this. Now we show that A is subset equal to U and B is subset equal to V, क्योंकि ये दोनों के दोनों ओपन हो गए, A और B हमारे क्लोज्ड हैं. अगर ये चीज होल्ड कर जाती है तो नॉर्मल स्पेस आ जाएगी हमारे पास. अब हमने कहा लेट, अब हमें शो करना है कि A सबसेट है U का. तो सेट थ्योरी में जब भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना होता है तो व्हाट विल बी द क्राइटेरिया कि इसका एलिमेंट लो और इसको बिलोंग करके दिखा दो उससे, ठीक है ना. सो हमने कहा लेट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड हमने जो गिवन रिजल्ट लिया था दैट टोल्ड अस कि A की आप कोई भी वैल्यू ले लोगे जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो दिस पर्टिकुलर थिंग डिफाइंस कि f ऑफ स्मॉल a जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर f ऑफ स्मॉल a 0 है तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0,1/2 एंड दिस इंप्लाइज a बिलोंग कर जाएगा f इनवर्स ऑफ क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0,1/2 एंड दिस इंप्लाइज a बिलोंग कर जाएगा किसको, u को. अब हमने कहा था A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को. नाउ वी हैव शोन दैट A बिलोंग कर रहा है कैपिटल U को. सो दिस इंप्लाइज A जो है वो सबसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा. सिमिलरली जो B है हमारा, ठीक है, इट इज आल्सो सबसेट इक्वल टू B इन अ सेम केस. आप एक एलिमेंट लोगे जो B को बिलोंग करेगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी और 1 जो है वो इसमें इंक्लूडेड है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि B जो है वो सबसेट है किसका, V का, ठीक है. आल्सो U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू F इनवर्स 0,1/2 इंटरसेक्शन F इनवर्स 1/2, 0 is equal to F inverse 0,1/2 intersection 1/2, 1. And what we have seen that there is nothing common in between this. So what we will get? We will get F inverse of phi and inverse phi की inverse image भी क्या होती है, phi होती है. So we have two disjoint set, जो दो disjoint open set का subset है. So therefore by definition of normal space x comma tau is normal. Now we are going to prove the converse part. Conversely, अब पहले हमने नॉर्मल स्पेस प्रूव किया था और उसे मान के चले थे. नाउ व्हाट वी विल डू कि लेट x comma tau be a normal space and let A and B be two disjoint closed subsets of X. So therefore A intersection B is equal to phi and this implies A जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, B के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना, या सबसेट हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा. सो नाउ अब हमें क्या शो करके दिखाना है कि अगर दो डिसजॉइंट सबसेट्स हमारे पास हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करती है f such that x अप्रोचिंग टू क्लोज इंटरवल 0,1 कि f ऑफ a की वैल्यू हमेशा 0 होगी और f ऑफ b की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होगी, ठीक है ना. तो हमने कहा let us denote A by G naught and B complement by G1. So therefore G naught is subset equal to G1 according to this
थिंक कि ए जो है वो सबसेट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट है, हमने ए का नाम जी नॉट रख दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट का नाम हमने G1 रख दिया, ठीक है ना। वेयर G नॉट इज द क्लोज्ड सेट एंड G1 इज ओपन, क्योंकि ए और बी हमारे क्लोज थे, अगर ए और बी क्लोज है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब सिंस x comma t is normal, ठीक है ना, therefore there exists open set G1 by 2 such that G naught is subset equal to G1 by 2 is subset equal to G1 by 2 का closure is subset equal to G1. This is the theorem in normal space, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हमारे पास ये चीज जो है यहाँ पे क्या कर गई, होल्ड कर गई, ठीक है ना। सो अगेन क्या हो गया हमारे पास, क्लोज्ड सेट जी नॉट सबसेट हो गया ओपन सेट G1 का एंड क्लोज्ड सेट G बार ये हमारा क्लोज था, ये ओपन हो गया, ये अगर ओपन है तो इसका क्लोजर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, और G1 हमारी क्या थी, ओपन। तो एक क्लोज सेट ओपन सेट का सबसेट हो गया, फिर से ऐसे ही क्लोज सेट जो है वो सबसेट हो गया किसका, अगेन यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ओपन सेट G1। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि G नॉट इज अ सबसेट ऑफ G1, तो यहाँ पे G नॉट क्या थी मेरी, इट इज अ क्लोज्ड सेट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एन ओपन सेट। तो वन जब क्लोज सेट एक ओपन सेट का सबसेट होता है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑन नॉर्मल स्पेसेस हम उनके बीच में कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है ना। तो ना सेम वे देयर, अब इन दोनों दो आ गए हमारे पास कलेक्शंस यहाँ पे, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे। हमने कहा सपोज एक है G1/4 एंड G3/4 सच दैट कि G नॉट सबसेट इक्वल टू G1/4 होगा। मैंने ये वैल्यू 1/4 3/4 इसलिए लिए ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए कि हाँ वो उसका सबसेट बनेगा एक्चुअल में वैल्यू वाइज भी। G1/4 बार, क्योंकि 1/2 से छोटा होता है 1/4, सबसेट इक्वल टू G1/2 सबसेट इक्वल टू G1/2 बार सबसेट इक्वल टू G3/4 सबसेट इक्वल टू G3/4 बार इज सबसेट इक्वल टू G1। कितने आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से पेयर आ गए, ठीक है, इवन नंबर आ गया फिर से। इसका मतलब अगर मैं इसी तरह से फिर से देखो, एक क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, फिर से मेरे पास ऐसे पेयर आने शुरू हो गए जो क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ऐसे पेयर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास और एलिमेंट्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। अगेन बट आई एम गेटिंग अ क्लोज्ड सेट सबसेट ऑफ ओपन सेट, और स्पेस कैसी है मेरी, नॉर्मल है। तो नॉर्मल की थ्योरम के कारण अगेन सिमिलरली देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, ठीक है ना। पहले कितने थे, एक आया, फिर दो आए, अब कितने हो जाएंगे, इसके दो और आगे हो जाएंगे, इसके दो और आगे हो जाएंगे, इसके और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 3/8 5/8 7/8 सच दैट कि हमारे पास क्या बन जाएगा,
G naught subset equal to G 1/8 subset equal to G 1/8 bar सबसेट इक्वल टू G1/4। अब आपको वैसे नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप वैल्यू से देखो कि 0 और 1 के बीच में हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं। एंड सोन 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 सबसेट इक्वल टू G5। लास्ट हमारे पास ऐसे ही चलता जाएगा इन अ सेम वे। ये हो जाएगा किस तरह से, सोन मतलब आप इसको एक्सपैंड करते जाओगे इसी तरह से, तो लास्ट में जो आपके पास है वो कौन सा आ जाएगा, दिस वन। ये लास्ट हो जाएगा 7/8 बार सबसेट इक्वल टू G1। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट था 0, यहाँ पे एक पॉइंट था 1, बट आई एम कीप ऑन डूइंग। ठीक है, पहले हमने इसको हाफ कर दिया, फिर उस हाफ को यहाँ से हाफ कर दिया, तो 1/4। इन दोनों का हाफ कितना होगा, 1/4। इन दोनों का हाफ कितना हो जाएगा, 3/4। फिर हमने इन दोनों का हाफ कर दिया। अब इन दोनों का हाफ क्या है, 1/8। और इन दोनों का हाफ जो है वो क्या आया हमारे पास, 3/8। इन दोनों का हाफ क्या आ गया हमारे पास, 5/8। इन दोनों का हाफ क्या आ गया हमारे पास, 7/8। अब सोन आके इसका भी मैं हाफ कर दूं तो क्या आएगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ, अब मैं इसका भी हाफ कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/16। और हाफ कर दूंगी तो 1/32। एंड सोन इसका भी हाफ हो जाएगा, 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 अगेन अगेन अगेन। मतलब व्हाट आई एम कीप ऑन डूइंग, मतलब व्हाट आई फाइंड हियर कि 0,1 को क्या कर पा रहे हैं हम, इतनी इनफाइनाइट फ्रैक्शंस में ब्रेक कर पा रहे हैं, है ना। बट वी आर डूइंग, हमने उसको ब्रेक कर दिया इतनी सारी इनफाइनाइट फ्रैक्शंस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो कलेक्शन आई वो कुछ इस तरह की आती जा रही थी, 1/2, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 एंड सोन, क्योंकि जितना मर्जी आप उसको आगे से आगे ब्रेक कर दो। और ये कलेक्शन जो है ये क्या बन गई हमारी, डीआइडिक सेट बन गई, ठीक है ना, क्योंकि डीआइडिक सेट की कंडीशन को पूरा कर रही है। 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n वाली फॉर्म आ रही है हमारे पास। और उसने कहा था कि ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डीआइडिक कलेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो लेट दिस सेट बी द सेट ऑफ ऑल dyadic fractions then अगर हम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे dyadic fractions हैं, then for all t belongs to capital D there exists an open set G of t such that कि what we will have something like this कि G naught subset equal to GT subset equal to GT bar is subset equal to G1, ठीक है ना। Now if T is less than S then हम कोई ऐसा एलिमेंट रैंडम, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिस थिंग होल्ड कर सकती है, तो अब हमने देख लिया कि इनके बिटवीन और एलिमेंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। सो इफ से मैं कोई एस ले लेती हूँ तो डेफिनेटली वो इनके बीच में क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी एक रैंडम एलिमेंट एस हम ले लेते हैं यहाँ पे, देन व्हाट वी विल गेट, वी कैन हैव जी टी बार इज इक्वल टू जी एस, ठीक है जी। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन कि हमारे पास a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एक एम्प्टी a इंटरसेक्शन b 5 के बराबर थी, जिसने हमें बताया कि a जो है वो सबसेट है b कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और तो यहाँ से हमने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को यूज करके क्या कर लिया, एक dyadic सेट फॉर्म कर लिया। हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल की डेफिनेशन को यूज करते हैं और रिजल्ट यूज करते हैं नॉर्मल का उसके ऊपर, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाती है, एक dyadic सेट कंसिडर होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है 0,1 तक। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है क्लोज इंटरवल 0,1, क्योंकि हमने देख लिया कि जो कलेक्शन हम लेके चल रहे थे उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही मूव कर रही थी। हम जितना मर्जी उसको आगे से आगे लेके जाते रहे, वो वैल्यू जो है वो इसके बीच में ही घूमती रही वहां पे, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, जो जा रहा हो, जिसकी रेंज जो है वो कहाँ हो, बिटवीन क्लोज इंटरवल 0,1 हो, जिसमें a की वैल्यू हर केस में 0 ही आए और b की वैल्यू हर केस में क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है ना। तो अब हमने कंसीडर कर लिया एक फंक्शन। नाउ वी कंसीडर
a map f such that x approaching to close interval 0, 1 in a way कि f of x is equal to 1 if x does not belongs to G1 and minimum of t comma t such that x belongs to GT if x belongs to G1। हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली कि जिसमें एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और फंक्शन डिफाइन किस तरह से है कि अगर x G1 को बिलोंग नहीं करेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज अगर उसको बिलोंग कर रहा है तो जो मिनिमम t की वैल्यू वहां पे होगी दैट विल बी आवर रिजल्ट, ठीक है। एंड x belongs to G of t if and only if f of x is less than equal to t, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट G1 को बिलोंग करेगा तो वो किसी ना किसी स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ G को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। हमको ऐसे सभी स्मॉलेस्ट सबसेट लेके आने हैं और उनमें से जो मिनिमम है उसको हमने क्या कर लेना है, कंसिडर कर लेना है। सो नाउ वी क्लेम दैट, हम कह रहे हैं कि दिस थिंग वुड हैपन, ठीक है जी। फॉर वैल्यू ए हमारे पास 0 आएगा और फॉर वैल्यू बी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। सो हमने कहा लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी पॉइंट। अब हम चेक करेंगे कि जो हर चीज हम इस डेफिनेशन के बेसिस पे वी आर क्लेमिंग कि दिस थिंग विल होल्ड, so now we are just checking out कि whether this thing is holding or not. So let a belongs to capital A be any point, so this implies a does not belongs to B and this implies a belongs to B का complement and this implies कि a जो है वो belong करेगा किसको, G1 को, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हमने खुद ही a इंटरसेक्शन b दोनों डिसजॉइंट लिए हैं, तो अगर कोई चीज a को बिलोंग कर रही है तो वो उसको बिलोंग कर ही नहीं सकती, ठीक है। सो देयरफॉर अब a belongs to कैपिटल A also implies कि a belongs to G0, हमने उसका नाम रखा था, एंड a जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है G1 को क्योंकि वो हमने उसका नाम रखा था। सो अगर a बिलोंग कर रहा है G1 को तो दैट मीन्स कि जो मिनिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। सो बाय डेफिनेशन, ठीक है, a इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, अगर a इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो जो मिनिमम ऑफ वैल्यू होएगी ना दैट विल बी आवर आंसर। सो यहाँ पे g ऑफ t में कौन से t की दो वैल्यूज घूम रही हैं, एक वैल्यू घूम रही है 0, एक वैल्यू घूम रही है 1, क्योंकि a जो है वो G0 को बिलोंग कर रहा है, a जो है वो G1 को भी बिलोंग कर रहा है। अब G0 और G1 में से मिनिमम t कौन सा हुआ, 0, इसका मतलब f ऑफ a जो है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a जो कि बिलोंग कर रही हो किसको, कैपिटल ए को, इसका मतलब कोई भी वैल्यू ले लें हम a की, आंसर क्या आने वाला है, हर केस में 0 ही आने वाला है। दैट मीन्स कि मेरे पास एक सिंगलटन सेट ही आएगा विच कंटेन्स द एलिमेंट 0। इन अ सिमिलर वे let b belongs to capital B, so this implies b does not belongs to B complement, this implies B does not belongs to G1 and according to the definition जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर कोई वैल्यू G1 को बिलोंग नहीं करेगी तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। सो दिस implies f of B जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 for all the values of B belonging to capital B and this implies f of B जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, सिंगलटन सेट 1 हो जाएगी। सो जो चीज हमने डिफाइन की उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर क्लेमिंग वो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सो नाउ वी शो दैट, अब बस एक चीज रहेगी शो करने को क्योंकि उसने कहा था कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होना चाहिए। हमने ये तो शो कर दिया कि उसकी हर वैल्यू a के लिए 0 होगी, b के लिए 1 होगी। अब हमें बस शो करके दिखाना रह गया कि f such that x approaching to close interval 0, 1 जो मैप हमने यहाँ पे लिया is
continuous. Up for this, we show that the inverse image of base elements under F are open. ठीक है जी. So now minus infinity comma alpha and random ले लिया ना, जनरल ले लिया हमने अब कोई beta comma this are base elements of R. ठीक है जी. So this implies अगर ये base element है R में तो इनकी जो intersection है with respect to this minus infinity comma alpha intersection 0 comma 1 and beta comma infinity intersection close interval 0 comma 1 are base elements in R intersection close interval 0 comma 1 is equal to 0 comma 1. ठीक है जी. अब इनकी इंटरसेक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? वी हैव 4 सॉर्ट ऑफ सेट. या तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी या 0 comma 1 होगी, अल्फा पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना. या मतलब दोनों में या तो 0 comma 1 इंटरसेक्शन आ सकती है या दोनों में इंटरसेक्शन एम्प्टी आ सकती है या 0 comma अल्फा हो सकती है या बीटा कॉमा 1 हो सकती है. ठीक है ना. दीज आर ओपन इन क्लोज इंटरवल 0 comma 1. अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे तो दीज 4 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास आ सकती हैं. अब हमें देखना है कि क्या इनकी इनवर्स इमेज जो है वो ओपन होती है या नहीं होती. ठीक है. अब हमें पता है कि एफ इनवर्स ऑफ फाई जो है वो तो फाई ही होता है एंड विच इज ओपन इन एक्स. ठीक है जी. एंड एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल 0 comma 1 इज इक्वल टू एक्स हमारी मैपिंग के कारण. सो दिस इज आल्सो ओपन. ठीक है. अब हमें शो करके दिखाना है. नाउ वी हैव टू show that f inverse of 0 comma alpha and f inverse of beta comma 1 are open. ठीक है जी. So for this we show that number 1 f inverse of 0 comma alpha is equal to union t less than equal to alpha g of t. ठीक है. where t belongs to d. And second f inverse beta comma 1 is equal to union t greater than beta g of t bar complement. ठीक है. तो हमने कहा let x belongs to f inverse close interval 0 comma alpha. ठीक है. this implies f of x belong करेगा किसको? close interval 0 comma alpha को. and this implies f of x की वैल्यू जो भी हो क्योंकि this is an interval it should be less than alpha. ठीक है. whatever the value be it should be less than alpha. and since d is dense in closed interval 0 comma 1 and f of x belongs to
0 comma 1. Therefore, close interval 0 comma 1. Therefore, there exists some t belongs to D such that f of x is less than t less than अल्फा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसके बिटवीन ही वैल्यू लाई करती है. ठीक है, वेयर t is less than अल्फा. अब x belongs to g of t where t is less than alpha implies कि x belongs to union also. क्योंकि अगर कोई एक कलेक्शन को बिलोंग कर रही है फॉर ईच वैल्यू तो उसकी यूनियन को भी क्या कर जाएगी, बिलोंग कर जाएगी. ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर था यहाँ पे, ये रहा. अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है और एक्स इसको भी बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल 0 कॉमा अल्फा जो है वो सबसेट इक्वल टू यूनियन टी लेस देन अल्फा जी ऑफ टी हो जाएगी. दिस इज नंबर 1. एंड कन्वर्सली let y belongs to union gt implies y belongs to at least one gt. Say y belongs to gt1 where t1 is less than alpha implies f of y belongs to implies f of y is less than t1 where t1 is less than alpha. This implies f of y is less than alpha. This implies f of y belongs to closed open interval 0 comma alpha. This implies y belongs to f inverse of closed open interval 0 comma alpha. And this implies union t less than alpha g of t is subset equal to f inverse 0 comma alpha. ठीक है, this is number 2. So hence from 1 and 2 what we will have, thus from 1 and 2 what we will get, f inverse closed interval 0 comma alpha is equal to union t less than alpha g of t. Similarly, second holds, thus g of t and g of t bar complement are open in X. This implies their unions g of t and union g of t complement bar are open. This implies f inverse are open and thus inverse image of every open set is open. And this implies f such that x approaching to close interval 0 comma 1 is continuous, and hence the required
proof. So this is all about Yorson lemma. I hope the lecture will be clear and lemma जो है वो आपको अच्छे से clear हो गया होगा. Thank you for listening.